नमस्ते भाई सभी को। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन शॉट वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं। ये चैप्टर 10th क्लास की साइंस का मेजर पोर्शन कवर करता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। आइए समझते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हमें समझना होगा एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स के बारे में कुछ बात हमें याद रखनी होगी। पहली बात, एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है। दूसरा, एसिड्स जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। तीसरा, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर आपने एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो ब्लू कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, एसिड के एग्जाम्पल पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप देख सकते हैं H+ आयन हमें मिल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, H2SO4 में H+ आयन हमें मिलता हुआ दिख रहा है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, H+ आयन हमें मिलता हुआ दिख रहा है। एसिटिक एसिड में का फॉर्मूला होता है CH3COOH, H+ आयन मिलता हुआ हमें दिख रहा है। इसी तरीके से अगर बेस की बात करें, कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है। बेस की बात करें, बेस का टेस्ट होता है बीटर, बीटर मतलब कड़वा, कड़वा टेस्ट होता है बेसिस का। बेस जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो OH- आयन रिलीज करते हैं। एग्जांपल्स में हम देखेंगे, बेसेस रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं ब्लू कलर में। मतलब कि अगर आपने बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डाला तो रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH- आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो OH- आयन हमें मिल रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन मिल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन मिल रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन मिल रहा है। अब हम बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें ये पहचानने में मदद करते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। एसिड और बेस को पहचानने वाले सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक और एक होते हैं नेचुरल। जैसे कि शुरू के तीन, ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल है, मतलब नेचर में पाए जाते हैं, और ये वाले सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक है, ये लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही ब्लू लिटमस पढ़ लिया था, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस को अगर हमने बेस में डिप किया तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। रेड लिटमस को अगर हमने एसिड में डिप किया तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेड लिटमस को हमने बेस में डिप किया तो ब्लू कलर हो जाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी को अगर हम एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन टर्मरिक को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। फिर ये जो दोनों मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करने पर रेड कलर मिलता है और मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालने पर येलो कलर मिलता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर होता है, एसिड में मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर बेस में येलो कलर में चेंज हो जाता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एसिड में कोई कलर चेंज नहीं शो करता है, लेकिन अगर आप फिनोफ्थलीन को बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर का शो होता है। इसके बाद दो टर्म्स आते हैं, एक है डाइल्यूट एसिड और एक है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है अगर एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है और वाटर उसमें बहुत ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है। इसी का जस्ट उल्टा होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड की मात्रा ज़्यादा है लेकिन पानी की मात्रा, वाटर का अमाउंट कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से सब्सटेंस में नेचुरली कौन सा एसिड हमें मिलता है। सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, मतलब नेचुरली कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड मिलता है। जैसे एग्जांपल हमें याद रखना है, विनेगर, विनेगर के अंदर हमें एसिटिक एसिड मिलता है। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है। लेमन, नींबू के अंदर हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। टमरिन, इमली के अंदर हमें टार्ट्रिक एसिड मिलता है। टोमेटो, टमाटर के अंदर हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। सोर मिल्क मतलब कर्ड, कर्ड के अंदर हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। एंड नेटल स्टिंग, चींटी के डंक में हमें फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड हमें मिलता है। ये हमें याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये हमसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अभी तक तो हम
फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे थे, अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पढ़नी है वो है एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना करके निकल जाता है। अब इसे याद करना है, रटना नहीं है, समझना है। जैसे कि मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल्स लिखे, चारों एग्जांपल्स में की रिएक्शंस में मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले HCl प्लस जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ करवाई गई है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एसिड है और मेटल की जगह पर हमारे पास जिंक है, तो एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवा रहा हूँ। जैसे मैं ये रिएक्शन देखता हूँ मुझे याद आता है चैप्टर नंबर 1, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को हटा सकता है। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन हट जाएगा और जिंक इस क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो Zn और Cl को मिलाकर के ZnCl नहीं बनाना है। कैसे फॉर्मूला बनता है मैं आपको बता देता हूँ। Zn और Cl को मैं मिलाना है, इनकी वैलेंसी लिखिए। Zn जिंक की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1। इन नंबर्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिंक का 2 इधर और 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, तो बन जाएगा हमारे पास ZnCl2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ZnCl2। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस यहाँ पर रिलीज होती हुई मुझे दिख रही है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो 2 मैं अगर यहाँ लगाता हूं तो क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 और जिंक 1 जिंक। सेम दूसरे केस के ऊपर चलते हैं, HNO3 प्लस Zn। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है, तो यहाँ पर भी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। ये जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और नाइट्रेट के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा, सोल्ट बना लेगा। तो Zn की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी -1, तो ये 2 NO3 के सामने लगेगा और 1 हम लिखते नहीं है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनकर के आएगा सोल्ट का, वो बनकर के आएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है ये H2 के रूप में निकल जाएगी। इसको भी बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अगला एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और H2 हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ मिल जाएगा। Zn की भी वैलेंसी +2 और SO4 की वैलेंसी -2, तो ये ZnSO4 बना लेंगे और साथ में जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस करके रिलीज हो जाएगी। लास्ट एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, CH3COOH प्लस जिंक, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ हमें करवानी है बच्चों। तो जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा। जिंक की वैलेंसी +2 होती है, CH3 COO माइनस की वैलेंसी -1 होती है। 2 इधर लग जाएगा और 1 को हम लिखते नहीं, तो मेरे पास जो सोल्ट बनकर के आएगा वो आ जाएगा ZnCH3COO होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि ये जो गैस रिलीज हो रही है ये H2 गैस ही है, इसका क्या प्रूफ है, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, ये हमें हाइड्रोजन गैस का प्रूफ याद रखना है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें सीखनी है वो है एसिड्स की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है। तो हमें इक्वेशन याद रखनी है, जब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। आइए रिएक्शन की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि मेटल कार्बोनेट मैंने ले लिया Na2CO3, मेटल है यहाँ पर सोडियम और कार्बोनेट CO3 आयन है, इसको एसिड के साथ HCl के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी है। इस रिएक्शन को देख करके मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले वाले का पॉजिटिव आयन दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ और पहला वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है।
पहले वाले में पॉजिटिव आयन है सोडियम Na+ और दूसरे वाले में नेगेटिव है Cl, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl बना लेंगे। साथ में हाइड्रोजन पॉजिटिव है और CO3-2 कार्बोनेट नेगेटिव है H और CO3 मिलकर के H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये जो H2CO3 ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा CO2 + H2O में, CO2 + H2O में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब भी आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपके सामने बन करके आएगा। दूसरी रिएक्शन, यहाँ पर मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई है। यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ और पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के NaCl बना लेगा और HCO3 H के साथ मिलकर के H2CO3 बना लेगा। लेकिन फिर से वही H2CO3 स्टेबल नहीं है, ये टूट जाएगा। H2CO3 बनते ही टूट जाएगा CO2 + H2O के अंदर। इसका मतलब मैं ये समझ गया, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाए तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। आगे ये जो गैस रिलीज हो रही है CO2, ये हम आंखों से देख करके तो नहीं बता सकते कि CO2 रिलीज हो रही है। क्या प्रूफ है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो CO2 गैस ही है? उसके लिए हम लाइम वाटर टेस्ट लगाते हैं। इससे पहले याद कीजिए हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ा था। हाइड्रोजन गैस को जब भी आप जलाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, ये हाइड्रोजन गैस का प्रूफ है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रूफ के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट को लगाते हैं। लाइम वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन, लाइम वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं। इस लाइम वाटर के सॉल्यूशन में जैसे ही आप CO2 पास कराओगे, ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर में CO2 गैस जब आप पास कराओगे तो वो मिल्की टर्न हो जाएगा, CaCO3 बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है और ये मिल्की सब्सटेंस जैसा दिखता है, दूधिया कलर का दिखता है। और जैसे ही CaOH होल ट्वाइस दूधिया हो जाए तो समझ जाना कि जो गैस हमने मिलाई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। अब एसिड बेसिस एंड सोल्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीज़ों का फॉर्मेशन करता है, एक है सोल्ट और एक है वाटर। ये किस तरीके से करता है इसे दो एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं। आइए, NaOH + HCl, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, सोडियम +1 OH -1, पॉजिटिव नेगेटिव है, HCl H+ Cl-। तो दो तरफ जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो तो सीधे सीधे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे दिखती है। पहले वाले का नेगेटिव, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ, पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ। तो Na और Cl मिलकर के NaCl बना लेंगे और H और OH मिलकर के H2O बना लेंगे। ये हमें ध्यान से देखना है, NaCl सॉल्ट और H2O वाटर। सेम इसी तरीके से KOH + H2SO4, यहाँ पर भी मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हुए दिख रही है। पोटेशियम SO4 के साथ मिल जाएगा और OH H के साथ मिल जाएगा। जब K और SO4 को आप मिलाओगे, K और SO4 अलग अलग लिखें, पोटेशियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, दोनों की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 को हम लिखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा K2SO4, बन गया K2SO4 और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है। इसके बाद अगली रिएक्शन हमारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमें एसिड के साथ करके दिखानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी वो है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है। हमने
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। मेटल की ऑक्साइड बेस की तरह काम करती है। अब आप क्या कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिला रहे हो, तो मेटल ऑक्साइड तो बेस की तरह काम करेगी, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ, तो बेस प्लस एसिड ही हो गया ये एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर हमें सोल्ट प्लस वाटर बनता हुआ दिखेगा जैसे ऊपर बना था। यहाँ पर देखें, यहाँ का कॉपर इस क्लोरीन के साथ, कॉपर पॉजिटिव है, क्लोरीन माइनस है, तो कॉपर क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो Cu और Cl को जोड़ोगे तो कॉपर +2 होता है, क्लोरीन -1 होता है। दोनों की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का 2 इधर चला जाएगा और इधर का 1 इधर चला जाएगा। 1 लिखते नहीं है तो हमारे पास बन करके आ जाएगा CuCl2 और H और O मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये जो CuCl2 है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ये हमें याद रखना है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इसी की जैसी भाई बहन रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर की होती हैं, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। एसिड और बेस को मिलाओगे तो सोल्ट प्लस वाटर बनना ही है। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे, सोल्ट बनेगा CaCO3 और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एल्कलीज। एल्कलीज के ऊपर कई बार सवाल आता है, एल्कलीज क्या होती हैं? एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। ऐसा बेस जो 100% वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसे हम एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस NH4OH, ये 100% वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, क्योंकि सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ बेस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में यह सवाल आ जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हमारे पास 2 एसिड है या कोई 2 बेस है, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे पता लगाने के लिए भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द पीएच स्केल। हमारे पास एक स्केल है, एक मीटर है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की मदद से हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस। पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। दिस स्केल मेजर्स फ्रॉम 0 to 14। इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। पीएच स्केल में 0 से 7 के बीच में एसिडिक मीडियम को हम मानते हैं और 7 और 14 के बीच में हम बेसिक मीडियम को मानते हैं। जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल है। 7 से कम पीएच आया, 7 से 0 के बीच में पीएच आया तो वो एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में पीएच आया तो वो बेसिक कहा जाता है। अब जितना कम पीएच होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। पीएच इसके लिए कहती है कि जितना कम पीएच होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा, और जो जितना ज़्यादा पीएच होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक पीएच है 1.4 और एक पीएच है 3.2, तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका पीएच कम है। ये एसिड के लिए है। और अगर बेस की बात करूं तो मेरे पास एक पीएच है 7.8 और एक पीएच है 13.2, तो अच्छा बेस कौन होगा? अच्छा बेस होगा जिसका पीएच ज़्यादा है। जिसका पीएच कम वो अच्छा एसिड और जिसका पीएच ज़्यादा वो अच्छा बेस। तो ये कॉन्सेप्ट हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के लिए आना चाहिए। चलिए इसके बाद कुछ कॉमन केमिकल्स हमें पढ़ने हैं। एसिड बेसेस एंड सोल्ट के लास्ट वाले टॉपिक्स में कई सारे केमिकल्स हैं जिनके हमें फॉर्मूलेज आने चाहिए, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आनी चाहिए, मतलब वो बनाए कैसे जाते हैं केमिकल्स, और तीसरा हमें पता होना चाहिए कि उनके यूजेस क्या है। तो 6-7 केमिकल्स हमारे सिलेबस में हैं, एक एक करके आइए उन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH को बनाने के लिए एक रिएक्शन करवाई जाती है जो आपके सामने लिखी है। प्रिपरेशन का मेथड है, जब आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को वाटर के साथ मिलाते हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो NaOH का फॉर्मेशन होता है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकल करके आती है।
इसमें ये जो NaOH बना है यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें इसके यूजेस पढ़ने, तो दो यूजेस मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है वो है सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग। साबुन और सर्फ बनाने में ये काम आता है, सोप डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। दूसरा पेपर एंड फाइबर मेकिंग, जो पेपर बनाए जाते हैं और धागे, फाइबर धागे बनाए जाते हैं, कपड़े के धागे और बैग के धागे, उनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रोल है। दूसरा जो केमिकल है हमारे पास है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एक रिएक्शन करवाई जाती है। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, क्लोरीन गैस से पास करवाया जाता है, तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर निकल कर के आता है। यही CaOCl2 ही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का काम पहला तो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज और लॉन्ड्री में काम में आता है, दूसरा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी ये काम में आता है। अगर पानी में बहुत सारी गंदगी जमा है तो उसको डिसइंफेक्ट, उसे साफ करने के काम में भी ब्लीचिंग पाउडर आता है। हमारा तीसरा केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कॉमन नेम मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन को देखें तो हम NaCl सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NH3 अमोनिया का मिक्सचर लेते हैं और हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमें मिलता है NaCO3। यही NaCO3 है हमारा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ काम में आता है, ये काम में आता है हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंट एसिड, घर के इंग्रेडिएंट्स, घर के काम के इंग्रेडिएंट्स में, और एंट एसिड बनाने के काम में ये आता है। एंट एसिड मतलब जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अगर एसिडिटी किसी को हो जाती है तो उसे बैलेंस करने के लिए एंट एसिड दिए जाते हैं। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा हो गया बेकिंग सोडा। फोर्थ जो कंपाउंड हमें पढ़ना है, केमिकल पढ़ना है, वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3, Na सोडियम, CO3 होता है कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अब ये कैसे बनता है, इसका प्रिपरेशन क्या कैसे किया जाएगा, Na2CO3 को 10H2O के साथ हीट किया जाता है तो ये रिक्रिस्टलाइज हो जाता है और बना लेता है Na2CO3.10H2O, रिक्रिस्टलाइजेशन। और ये जो 10H2 आपको दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करें तो ये वॉशिंग सोडा ग्लास बनाने के काम में आता है, पेपर बनाने के काम में आता है और सोप बनाने के काम में आता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरेलू साफ सफाई के पदार्थ बनाने के काम में आता है, और बोरेक्स बनाने के काम में आता है। ये बोरेक्स क्या है, बोरेक्स आपके जो मार्बल्स होते हैं, ठीक है, जो मार्बल्स आप जो कंचे खेलते हो उसे ही हम बोरेक्स कहते हैं।